नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गरम देख रहे हैं आप। देखिए, आज हम फोन लाइन पर जुड़े हैं बाबा, चूंकि सुबह सुबह उनको सदन जाना रहता है, इस वजह से आज का चर्चा गरम हम लोग फोन पर ही करेंगे। देखिए, बिहार में कल बजट पेश हुआ है और ये बजट सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने किस प्रकार बजट पेश किया, इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई और बजट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस प्रकार बधाई दी, इसको भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन अब चर्चा देखिए यही चारों तरफ हो रही है। ये विजन, मतलब ये जो बजट पेश हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन? कैसा है बजट, समझाएंगे बाबा। बाबा देखिए सर, जब ये बजट चल रहा था, इस पर जो डिटेल्स दे रहे थे वित्त मंत्री, उस समय मैं सदन में मौजूद था। यहाँ तक कि उसके बाद भी जब वो प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आए, तब भी हम मौजूद थे और हम कोशिश कर रहे थे कि इस बजट में क्या खास है, ये वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बताएं। लेकिन सबसे मजेदार बात ये हुई कि जब आपने देखा होगा कि बजट पेश हो रहा था और बजट भाषण के दौरान सम्राट चौधरी जिस तरह की बातें कर रहे थे, उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री का जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन लोगों को बहुत याद होगा। वो बहुत गले मिलना, उठ करके उनको बधाई देना, ये सार्वजनिक मंचों पे नहीं होता है। मौखिक रूप से आदमी कह देता है, लेकिन सदन में इस तरह का नीतीश कुमार का करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बजट को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, जो हम बार बार बता रहे थे, जिसकी याद होगा आपको कि पूरे 2 महीने तक जो नीतीश कुमार का चलता रहा उनका प्रगति यात्रा, उस यात्रा के दौरान हमने इन बातों को रखा था। हमने तब भी बताया था कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा कहीं ना कहीं इस चुनावी रणनीति का हिस्सा एक जरूर है और उसको पूरी तरह से अब आप इस बजट में देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया प्रगति यात्रा के दौरान, उन सारी चीजों को वो पहले तो कैबिनेट से पास कराते रहे और उसके बाद अब बजट में उसके प्रावधान दिखने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो नीतीश कुमार के हिडन वोटर है। आप इस बजट में महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बातें देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रावधान किए गए हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में इसका ऐलान हो सकता है। नीतीश कुमार संभवतः अपना आखिरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी बात हम कह सकते हैं। ऐसे में उनके लिए ये बड़ी लड़ाई है, मगर बिहार में उनका विजय रथ रोकने के लिए तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। इसके अलावा आप आईपी गुप्ता को देख सकते हैं, नागमणि को देख सकते हैं और भी कई शक्तियां हैं। इधर आपने देखा होगा कि जिस तरह से मुकेश सहनी तैयारी कर रहे हैं, पूरा मिथिलांचल में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत हद तक कई जगहों पे वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी बातें हमने देखी हैं। लेकिन बाबा, मेरा सवाल यह था कि बजट के बारे में चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन हर तरफ इस बात की गूंज है कि आखिर इस बजट में ऐसा क्या घोषणा किया गया। चुनाव का वर्ष है, चुनावी वर्ष में लोग कहते हैं कि बजट लोक लुभावन होनी चाहिए। केंद्रीय बजट में भी देखिए तो चुनाव के दृष्टिकोण से दिल्ली चुनाव को देखते हुए उस समय तत्काल जो सैलरी पेशा लोग हैं उनके लिए बड़ी छूट दी गई थी, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनावी बजट नहीं दिख रहा है बाबा, ऐसा क्यों? आप बता रहे हैं, उसका भी कारण है कि चुनाव में चूंकि 6-7 महीने देर है और आप जानते हैं कि हमारे देश के लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। इतना पहले अगर बजटीय प्रावधान में ही सब कुछ दे दिया जाए तो लोग भूल जाएंगे। अच्छा। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने बजट से पहले सरकार पर कितना दबाव डाला था। माई बहन योजना कर दीजिए, वृद्धा पेंशन बढ़ा दीजिए, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए। ये सारी चीज आपको नजर आएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, उन्होंने महिलाओं के प्रति 2500 रुपए देने की मांग थी, उसके बारे में विधानमंडल में उन्होंने सोमवार को इस बात का चर्चा किया कि नहीं दिया गया है। तख्तियां लेकर के विपक्षी पहुंचे, ये भी बात आपने देखा होगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बिहार में महिलाओं और युवाओं के लिए क्या खास है, क्या सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा पेंशन 1500 रुपए बढ़ाए जाएंगे। क्या गैस सिलेंडर का दाम घटाया जाएगा, 500 रुपए प्रति सिलेंडर किया जाएगा। क्या 2500 रुपए प्रति माह पेंशन देना था वो दिया जाएगा।
ये सारी बातें उन्होंने की। तेजस्वी यादव तो बाहर निकल करके बजट के भाषण के बाद आपने देखा कि मीडिया से बात भी की है। जी बिल्कुल। इसमें पूरी तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था को जानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार के लिए ये सब पूरा करना आसान नहीं होगा। झूठे वादे करना आसान होता है, लेकिन धरातल पर उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। इन सब के बीच में एक संतुलित बजट की बात हम कर सकते हैं, और यही कारण था कि बाबा 38 मिनट के सम्राट चौधरी के इस भाषण में ना नौकरी का जिक्र, ना बिजली सस्ता, ना पेट्रोल डीजल के दाम कम। वो सारे चीज हिडन है, वो सारे चीज हिडन है। और आपको बताया ना कि देखिए, चुनावी घोषणा पत्र भी एक आता है ना। ये तो सबको पता है कि चुनावी घोषणा पत्र आता है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। चुनाव से पहले वो कोई भी घोषणा कर सकती है, हर घर में 5-5 लाख रुपया भेजने की बात कर सकती है। देखिए, घोषणाओं में कुछ नहीं है, घोषणा तो होती ही रहता है। लेकिन इस बजट में जो हमने देखा है, हमने बहुत चर्चा किया है, मंथन करने के बाद आप समझिए कि बजट भाषण के 18 घंटे के बाद हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसमें 25-26 का वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया और विधानसभा में जब बजट पेश कर रहे थे, बजट के दौरान उनकी घोषणाएं सुनकर नीतीश कुमार काफी मुस्कुरा रहे थे। हालांकि एक चर्चा आपको ये भी सुनने को मिली होगी कि इशारों में वो तेजस्वी यादव की तरफ भी देख रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर के चर्चाएं मीडिया में खूब चल रही हैं, मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा चल रही है कि ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था। लेकिन देखिए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं, आप जानते हैं, हमारे संपादक के साथ कल हम कर रहे थे पंचनामा, हमने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिसको लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। हम तो चाहेंगे कि भारत लाइव के दर्शक जाकर के पंचनामा कल वाला देखें। ये एक बड़ा ही ट्विस्ट है। 30 साल के बाद जो कहानी रची जा रही है, वो कहानी पूरी तरह से अब नजर आने लगी है। सम्राट चौधरी ने बजट समाप्त किया, उन्हें गले लगा लिया मुख्यमंत्री ने, और ये सभी ने देखा। अब आप बजट की बात कर रहे थे कि इसमें घोषणाएं जो हुई हैं, उन घोषणाओं का क्या है। तो बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह कर दिया है। समझिएगा, इस घोषणा का जो मूल जो है, जो विशेषता है, वो आपको बता रहे हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए। अब समझिएगा, इस पर फोकस नहीं होगा। जो चीजें अच्छी हुई हैं उस पर विपक्ष तो बोलेगा नहीं। तो ये स्कॉलरशिप बहुत बड़ी राशि ना है जी। 1000 से बढ़ा करके 2000 प्रति माह कर दिया गया। स्टूडेंट्स जो गरीब तबके से आते हैं, मेधावी हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा फायदा ना हो गया। बिहार के मुख्य शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। पिंक बस सेवा का मतलब समझ ही गए आप। महिलाएं इसमें कंडक्टर होंगी, महिलाएं चालक होंगी, महिलाएं सफर करेंगी। ये सारी चीजें हुई है तो कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होगा। महिलाओं के लिए क्या किया, तो महिलाओं के लिए ये किया, माई बहन योजना के जगह पर ये किया गया। इसके अलावे इनमें यात्री चालक कंडक्टर सब आपको बता ही दिए। राज्य के मुख्य शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि देखिए, एक तरफ 35% महिलाओं को आरक्षण देना, 50% महिलाओं को मुखिया और वार्ड बनाने में आरक्षण। इन सारी चीजों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। जो व्यायामशाला आपके घर के पास जाएगा, उसमें ट्रेनर महिला होंगी और आपको कैसे फिट रहना है वो सिखाएंगी। इस तरह का केजरीवाल वाला जो स्टाइल है उसको भी आप देख सकते हैं। पूर्णिया हवाई अड्डा से 3 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा वहां से परिचालन। अब समझिए, तो ये तो बहुत बड़ी डिमांड है जी। जी बिल्कुल। पूरा मिथिलांचल का क्षेत्र जो है, मैंने उसको लेकर के, दरभंगा में था, ही पूर्णिया से शुरू हो जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या कर सकती है सरकार। महिला सिपाहियों के लिए थाने में के आसपास आवास की व्यवस्था करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। अब आप समझ गए बिल्कुल क्या कुछ सरकार कहाँ क्या कर रही है। 33% महिलाएं, आरक्षण, और अब उनकी सुविधा के लिए उनको बगल में ही थाना में रहने का व्यवस्था दिया जाए। कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। ये सारी चीजें आप गौर कीजिएगा कि माई बहन योजना और इन सारी योजनाओं में कितना मतलब डिफरेंसेज है। और डायरेक्ट बेनिफिट ना देके और उसको मतलब इनडायरेक्ट रूप से महिलाओं पर केंद्रित किया गया है जी। इसके साथ साथ एक और बात सुनिए, सिर्फ महिलाओं के बारे में सुनते जाइए ना कि पटना में महिला हाट का शुभारंभ किया जाएगा। उसमें महिलाएं ही बेचेंगी, महिलाएं ही उसको व्यवस्थित करेंगी, महिलाओं के हाथ में ही उसका सारा ऐसी रख रखाव होगा, देखरेख होगा। और आप समझ सकते हैं कि इसका शुरुआत पटना से तो शुरू होगा। अगर पटना में सफल रहा तो इसको बिहार भर में लाया जाएगा।
बस स्टैंड को आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति लाई जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए आश्रय होम की व्यवस्था की जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई महिला है कहीं दूसरी जगह से आकर के यहाँ काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उसके लिए आश्रय होम की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ वो आराम से रह सके, कम पैसे में अपने जीवन यापन कर सके। राज्य के सभी प्रखंडों में। लेकिन बाबा सवाल यह है कि इस बात को तेजस्वी यादव ने भी उठाया कि 3.17 लाख करोड़ का बजट ये केवल कागजी बजट है, क्योंकि बिहार में राजस्व नहीं है, आय नहीं है। जब आय है ही नहीं तो इतना बड़ा बजट का मतलब क्या है? 2500 रुपया माई बहन योजना की तरफ कहाँ से दिया जाएगा जब बिहार में पैसे नहीं है तो? सवाल तो होता है ना। जी जी बिल्कुल। सवाल तेजस्वी यादव ही खड़ा करते हैं ना कि नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप के घर से ला करके देगा पैसा। ये सवाल तो होता ही है। तो कर्जा लेंगे, घी पियेंगे। आप तो देख ही रहे हैं ना कि कर्ज, ये देखिए ये सारी बातें, इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकार चलाना है और बिहार का जो आय व्यय का हिसाब किताब है उसका लेखा जोखा तो दे ही दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ विकास वाली योजनाएं जो हैं वो तो पूरी करनी है, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र से लेकर के दुनिया के हर जगह से ऋण लिया जा सकता है और उसके भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बिहार में कैंसर सोसाइटी की स्थापना, सबसे अधिक कैंसर मरीजों का जो है वो आइडेंटिफाई होता है बेगूसराय की तरफ, वहाँ कैंसर अस्पताल खोलने की बात हो गई है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति दुगनी की जाएगी, ये भी बातें की गई है। अब तो आपने कल ही सुना कि संपादक नमन शाह जी बोल रहे थे कि इस देश में अगर सबसे बड़ी जनसंख्या किसी की है तो पिछड़ा अति पिछड़ा है। और यही कारण है कि हाँ बाबा शिक्षा में जो है, शिक्षा को भी फोकस किया गया है और सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में दिया गया है। बिल्कुल मायने क्या है बाबा? बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी आंदोलन किस चीज का चल रहा है? शिक्षा को लेकर के चल रहा है, नौकरी को लेकर के चल रहा है, विभिन्न विभागों में जो नियुक्तियां हो रही है उसको लेकर के चल रहा है। शिक्षा को लेकर के जिस तरह के माहौल बिहार में बने हुए हैं, बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए निश्चित रूप से आपको एक कदम उठाना पड़ेगा और सरकार इसमें सोच रही है। तो इसको लेकर के राज्य में शेष सभी प्रखंडों को लिए एक सबसे बड़ी बात है कि आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये नीतीश कुमार की योजना है। आपको याद होगा कि प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एक स्टेडियम का निर्माण और उसके लिए शिलान्यास नहीं किया है। हर प्रगति यात्रा में उनको आपने देखा होगा कि एक आपको अलग से नजर आया होगा, तालाब पोखर नजर आया होगा, एक खेल का मैदान नजर आया होगा। महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा में जो हमने आपको बताया था वो तो आप समझ ही गए होंगे बात को। बिहार में सरकार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया है, ये भी एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ बिहार में एमएसपी का अरहर, मूंग और उड़द दाल को खरीदने का काम भी अब आगे किया जाएगा। सिर्फ धान खरीदा जाता था, अब ये भी खरीदा जाएगा। सभी अनुमंडल और प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की भी घोषणा की गई है। अब जैसे आप देखते होंगे कि सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो वहां बहुत तरह की बात होती है। किसानों से सीधे लेकर के सरकार अब बेचेगी, जिससे किसानों को फायदा भी होगा और आपको एक ही दाम में हर जगह सामान उपलब्ध रहेगा। जैसे सुधा का दूध किसी भी आउटलेट से लीजिएगा एक ही दाम में आपको मिलेगा। जी जी। बिहार के बजट की जो खास बातें हैं उसमें 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो पेश किया गया था 24-25 के बजट से 38,000 करोड़ रुपए अधिक है। और निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी तो होती ही है, जनसंख्या बढ़े या स्कीम्स बढ़े। कई स्कीम्स हैं, जो वार्षिक स्कीम्स का बजट है वो 1,16,000 करोड़ का है और दूसरा वित्तीय वर्ष 2024-25 से लगभग 16,750 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना और प्रतिव्यय बजट का 2,01,135 करोड़ रुपए है। बजट में 1,543 करोड़ रुपए का ऋण प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय जो है लगभग 64,894 करोड़ रुपए है। ये देखिए सारी बातें हम बता रहे हैं, इसके बाद हम कंक्लूजन पर जब पहुंचेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब बजट को लेकर के तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी तलखियां कम थी।
जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है सरकार के बजट के बाद हमला करता है, आपने केंद्र में भी देखा होगा और इससे पहले आप राजस्थान में भी देखा होगा, पिछली बजट जो पेश किया था तेजस्वी यादव की टीम ने, जब वो 17 महीने की सरकार चल रही थी, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जीना मुश्किल कर दिया था। इसके बाद आपने जैसा कि बताया भी कि शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़ रुपए मिले हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वहीं गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए मिले हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 16,093 करोड़ रुपए मिले हैं, तो ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए मिले हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात की गई है और राज्य का आर्थिक विकास को तेज करने की बात भी की गई है। इस बीच आपको बता दें कि सबके मन में कौतूहल इस बात को लेकर के होगा कि आखिर नीतीश कुमार जी को तेजस्वी माफ कीजिएगा सम्राट चौधरी के भाषण के बाद जिस तरह का एक्ट किया, उस एक्ट के माने क्या होंगे? इस एक्ट के माने जो होंगे वो साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव जितना डिमांड कर रहे थे और जितनी बातें कह रहे थे कि ये देना है, वो देना है, ऐसे देना है, वैसे देना है, इन सारी बातों को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में इसमें समाहित किया गया है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब माई बहन योजना की शुरुआत कर रहे थे तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि नीतीश कुमार के यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने उनका मुद्दा ही हैक कर लिया है और इस मुद्दा को हैक करने के बाद पेशो पेश में पड़ गए थे नीतीश कुमार। उन्होंने अपनी यात्रा का नाम तक बदल दिया और ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी तब जबकि नीतीश कुमार यात्रा पर निकले और यात्रा पर निकलने के बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा। सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि इस बजट में विपक्ष जिस तरह से हावी नहीं हो पा रहा है, इस बजट को बहुत ही संतुलित बजट बनाया गया है और इस संतुलन में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि सम्राट चौधरी ने जो ये दूसरा अपना बजट पेश किया है वित्त मंत्री के रूप में, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि हड़बड़ी में सरकार बदली थी और हड़बड़ी में ही नाम चेंज किया गया था, बजट में सब कुछ चेंज किया गया था और ये सारी बातें देखने को मिली थी। अब इस बार का बजट संतुलित बजट है और इसके लिए निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने जो प्रावधान किया है, ये अलग बात है कि कहां से पैसा लाएंगे, क्या करेंगे, ऋण कैसे चुकाया जाएगा, ये सरकार का काम है, लेकिन देखने में जो लग रहा है वो लोक लुभावन बजट है और इस बजट पर खास करके अपने वोटर को फोकस किया गया है और उन वोटरों को फोकस किया गया है जो नीतीश कुमार का हिडन वोटर है। एक तरफ महिलाओं को आपने सुना होगा, इस बजट में महिला से लेकर के ऊपर से नीचे तक महिला 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 आपको नजर आया होगा। दूसरी तरफ आपको नजर आया होगा पिछड़ा और अति पिछड़ा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बजट को बनाने में भले ही साफ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन हिडन रूप से बहुत चालाकी से इस बजट को बनाया गया है और चुनाव के मद्देनजर ही बनाया गया है। आपने जो सवाल शुरू में किया था सागर कि इस बजट में चुनावी बात नहीं नजर आ रही है, वो बातें आपको नजर आएंगी और इसके लिए अभी एक बार सदन को बैठना है। आपको पता है कि जब इसके बाद ग्रीष्मकालीन जो शुरू होगा उसमें आप देखिएगा कहीं ना कहीं मानसून के समय में जब शुरू होता है सदन की कार्रवाई विधानमंडल का, उसके ठीक पहले माने ये चुनाव के ठीक पहले का सत्र होगा और उसमें आपको बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिल सकती हैं, कई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं और आप खास करके जब सरकार जब ये चुनाव में उतरेगी सरकारी पक्ष के लोग एनडीए गठबंधन, तब आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा कि आने वाले 5 साल के लिए क्या करेगी। ये साल का अंतिम बजट है इस 5 साल वाले सेशन का। अब इस बजट के बाद आपको घोषणा पत्र में वो सारी चीजें दिखेंगी जो आपको नजर आएंगी। इसमें नजर आने की बात नहीं है, इसमें सीधे सीधे तौर पे नीतीश कुमार की जीविका दीदी, नीतीश कुमार जिस महिलाओं की बात करते हैं जो नीतीश कुमार के वोटर हैं और खास करके जिसकी चर्चा हम और संपादक नमन मिश्रा जी कल कर रहे थे कि अति पिछड़ा और पिछड़ा जिस पर पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है, ये सबसे बड़े वोटर हैं, इनको लुभाने की, इनको अपने तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की गई है और इस कोशिश में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने जो बजट पेश किया है उसके संतुलन को लेकर के नीतीश कुमार का खुश होना इस बात की, अब तक आपने देखा होगा कि 20 साल के शासनकाल में किसी भी वित्त मंत्री को इस तरह से उन्होंने आलिंगन किया है क्या, इस तरह से हाथ दिया है क्या उनको बधाई?
बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है, और इसमें पंचनामा में कल ही आपने देखा होगा कि संपादक नमन शाह जी ने बता दिया है कि 30 साल तक नीतीश कुमार जिस कर्ज में डूबे हुए थे, आज उन्होंने कर्जा उतार दिया, और आगे इस कर्ज को देखने को मिलेगा कि इस कर्ज का जो त्रिवेणी संगम बनाया गया था, वो आपको पूरी तरह से अब देखने को मिलेगा। यानी कि आप सम्राट चौधरी को आगे बड़े रोल में भी देख सकते हैं। चलिए, तो देखा आपने, बाबा ने सब कुछ क्लियर कट बताया, क्योंकि बाबा सदन में मौजूद थे और आज भी बाबा सदन में हैं। तो देखिए, बजट की जो बड़ी बातें हैं वो तो लगातार मीडिया में चल रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, चुनावी वर्ष में हर कोई आज सोच रहा है कि लोक लुभावन, बहुत ज्यादा लोक लुभावन क्यों नहीं दिया गया बजट। तो स्पष्ट रूप से देखिए, बहुत चालाकी से बजट में वो सारे प्रावधान दिए गए हैं जो कि आम जनता के हित में है, लेकिन कुछ चीजों को बचा कर रखा गया है कि आने वाले चुनाव के समय उसे घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।